वेलकम डियर्स। पॉलिटिकल साइंस में आज हम राज्य की परिभाषाओं को समझने वाले हैं। और केवल दो चार परिभाषाएं नहीं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो मैंने लास्ट क्लास में क्योंकि वादा किया था कि आपको किसी एक बुक से शायद इतनी सारी परिभाषाएं, इतने सारे कथन संकलित ना हो। वो सब यहाँ कॉन्सेप्चुअल समझते हुए हम उतने सारे कथन, उतने सारी परिभाषाओं को तैयार कर लेंगे। ठीक है। एक एक परिभाषा ऐसी ऐसी भी है जिनसे सात सात आठ आठ बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो इतने अच्छे से ये तैयार होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई भी कथन दे, स्टेटमेंट दे, कोई भी परिभाषा दे, हमें पता हो कि ये किसने बोला हुआ है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको समझें, किसने बोला है, हम उसके विचारों को समझें। जैसे एक बार मैं एक नज़र लगा देता हूँ, कभी आप केवल इन्हें सोचें, इनके अलावा ये परिभाषाएँ हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी है। ठीक है? इतनी सारी परिभाषा। अब इसमें क्या क्या है, जो हमारे राजनीतिक विचारक हैं, जैसे यहाँ पर हीगल है या गार्डनर है, इनके विचारों को भी यहाँ पे समझना है, जिससे एक दूसरे से सिंक्रोनाइज़ करते हुए हम चीज़ों को आसानी से पकड़ सकें। तो इनकी मुख्य थीम को भी समझना है हमें, मुख्य विचारों को, वो भी हमें देखना है। तो ये आज की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वो एक बार दिखा देता हूँ मैं। लास्ट क्लास में हमने राज्य को ही किया था, राज्य की अवधारणा को। राज्य को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, क्योंकि अगर हम 1 क्लास में भी कर सकते थे, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से सफिशिएंट नहीं रहता। कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा छूट जाता है एग्ज़ाम में, जो दुःख देता है बाद में। तो हमने पहली क्लास में राज्य के निर्माणक तत्वों को समझा। मैं एक बार दिखा दूँगा आपको, रिवाइज़ करा दूँगा। निर्माणक तत्वों में राज्य की अवधारणा को इसके साथ समझा, राज्य है क्या, कैसे बना हुआ है और राज्य के विचार कहाँ-कहाँ से आते हैं, क्या-क्या है, वो अवधारणाएँ समझी। दूसरी क्लास में आज हम राज्य की परिभाषाओं को देख आज ही करेंगे और अगली क्लास में हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझेंगे डिटेल में एक-एक करके। तो ये सब हम कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये क्लास क्या थी, इसको एक बार समझ लेंगे, ठीक? रिवाइज़ कर लेंगे जल्दी से। और जिन्होंने क्लास नहीं की है तो उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस की ये शायद 5वीं या छठी क्लास है। पहली क्लास में हमने पूरे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के बेस को समझा था, क्या है, क्यों है, कैसे, उसका सार देखा था। दूसरी क्लास में, और ये सब कहाँ मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सारी क्लासेस सीक्वेंस में चल रही हैं और सारी क्लासेस कॉन्सेप्चुअल चल रही हैं, कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में हम लेके चल रहे हैं। एक-एक चीज़ को समझाते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि माइंड में बिल्कुल तैयार हो जाए। तो पहली क्लास में बेस समझा था, दूसरी क्लास में हमने राजनीति और राजनीति विज्ञान को समझा, इसकी परिभाषाओं को समझा, मुख्य अवधारणाएँ समझी। उसके बाद तीसरी क्लास में हमने राजनीतिक सिद्धांतों को समझा। चौथी क्लास में हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान को समझा, जिसमें व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद को देखा, परंपरागत जो सिद्धांत थे उनसे इनका डिफरेंस देखा, ये सब हमने समझा था। और इससे पिछली क्लास में, शायद 5वीं क्लास में, हमने क्या देखा था? राज्य की अवधारणा को समझा। तो ये हमारी 4-5 क्लासेज हो गई हैं। आज इस क्लास में हम राज्य की परिभाषाएँ देखेंगे। उससे पहले राज्य के निर्माण तत्व या अवधारणाएँ एक बार एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लास नहीं समझाऊँगा ये पहली वाली, केवल रिवाइज़ करवाऊँगा। आप क्लास देखना है तो डिटेल में लास्ट क्लास को आप देख लीजिए। एक सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना। बस यही कहूँगा कि अगर क्लास अच्छी लगती है, तो साथ में जुड़ जाना और कम से कम 2-4 स्टूडेंट्स को अपने साथ ज़रूर जोड़ते हुए चलना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सकें और अच्छा कंटेंट हम ले सकें, कर सकें। मेरा भी मन तभी लगेगा जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे। और लाइक ज़रूर कर देना बाद में अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है? देखो, 4 तत्व थे: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है? इसको मैंने उदाहरण देके समझाया था एक परिवार से, डिटेल में समझाया था कि एक परिवार का मुखिया है। एक परिवार कब बना, घर कब बना? जब उसमें चारदीवारी है, एक निश्चित भूभाग है, चारदीवारी के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, जनसंख्या निवास कर रही है, उसका एक मुखिया है और वो आपस में प्रभुत्व संपन्न है। मतलब अब वो इतने संपन्न हैं कि दूसरे के अधीन नहीं है। तो हम उनको क्या बोलेंगे? उसको परिवार बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही क्या है? बिल्कुल वैसे ही हमारा राज्य है। तो उसमें निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या, चलाने वाली सरकार और खुद वो प्रभु हैं। ठीक है? जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निश्चित भूभाग को किसी-किसी ने नहीं माना था। वो भी मैंने बताया किसने नहीं माना, कि इसका अनिवार्य तत्व है, ऐसा किसी ने नहीं माना। 3-4 नाम लिए थे, आज भी क्लास में आ जाएँगे, आगे आ जाएँगे। राज्य के बारे में क्या बोला था? राज्य सभी संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली है। प्राचीन जो क्या होते थे? पोलिस होते थे। उसका आधुनिक रूप स्टेट आया और ये किसने दिया? मैकियावेली ने। एक पुस्तक लिखी कौन-सी? द प्रिंस 1513 में। उसी में ये स्टेट शब्द को पहली बार दिया, जो राज्य का आधुनिक रूप है। और ये मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया। ये कथन भी बताया था कि राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। राज्य से बाहर कुछ नहीं है, मतलब राज्य ही सब कुछ है, ऐसा मानने वाले कौन थे? सर्वाधिकारवादी। ठीक है? ये भी बताया था।
अब इसके अलावा हमने ये देखा कि राज्य एक नैतिक संस्था है, ऐसा कौन सोचता है, कौन बोलता है? तो ये आदर्शवादी है। आदर्शवादी आदर्शों पे चलते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है और मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए अपरिहार्य है, मतलब ज़रूरी है। ऐसा कौन बोलते हैं? ये आदर्शवादी। आदर्शवादी में मैंने बताए थे कौन, हीगल है, ग्रीन है, बोसांके है, कांट है। इसी के तहत अब जब इसको देखेंगे कि आप ये जो हीगल है वो आदर्शवादी है, तो उसकी जो परिभाषा होगी या ग्रीन की जो परिभाषा होगी, वो भी कैसी होंगी? आदर्शवादिता पे होंगी कि राज्य एक नैतिक चीज़ है, मतलब इसी ये क्या है, लोगों के लिए ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ऐसी परिभाषाएँ होंगी आज की क्लास में। यहाँ पर एक मुख्य थीम दी थी मैंने, राज्य को साधन और साध्य कौन-कौन मानते हैं? तो साध्य मतलब डेस्टिनेशन और साधन मतलब वो रास्ता जिससे हम जा रहे हैं। ये वो जैसे कोई सवारी है, कोई बस है, उससे हम जा रहे हैं और जहाँ हमें पहुँचना है वो साध्य है। तो जो आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी विचारक हैं, और दूसरा कौन था? सर्वाधिकारवादी। जो राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए राज्य साध्य है। मतलब राज्य डेस्टिनेशन है, वही सब कुछ है। सीधी-सीधी सी बात है, ठीक है? समझाया था। उसके अलावा जो उदारवादी हैं, समाजवादी हैं, जो समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए बोलते हैं, तो उनके लिए प्राथमिक कौन होगा? समाज होगा। तो इसका मतलब वो राज्य क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। राज्य साधन है, रास्ता है किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए। और राज्य ही साध्य है। समाज-वमाज कुछ नहीं, राज्य के लिए सब लोग जीते हैं। ऐसा आदर्शवादी या सर्वाधिकार। ये समझा दिया था। राज्यों और सरकारों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? अरस्तू ने। अरस्तू के अनुसार ये राज्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, विकास इसका धीरे-धीरे हुआ है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें नागरिक ये जनसंख्या जो हमने देखी थी वो 5000 के आसपास प्लेटो ने बोला है। होब्स को उपेक्षा करते हुए दिखाया, अरस्तू की, ये सब हमने देख लिया था। अरस्तू कौन है? द फादर ऑफ पॉलिटी, ये भी देख लिया था हमने। कौटिल्य के 4 साधन देखे थे राज्य की रक्षा के लिए, साम, दाम, दंड, भेद, सप्तांग सिद्धांत में देखा था कि ये 7 अंग हैं राज्य के, जो इसने अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं, बाकी आगे चल के आ भी जाएँगे। मनु की साठगुण्य नीति देखी थी, मतलब 2 अलग-अलग चीज़ें, या तो संधि कर लो या विग्रह कर लो, या फिर यान हो जाओ, या फिर बैठ जाओ, रुक जाओ, या फिर संश्रय कर लो या द्वैधी भाव कर लो, तो ये हमने देखे थे। यहाँ पर राज्य और समाज में विभेद नहीं किया तो हीगल ने, भेद किया था तो मैकाइवर ने, ये भी हमने देख लिया था थोड़ा-सा। विकासशील देशों को सॉफ्ट स्टेट किसने कहा था? गुन्नार मिडल। गुन्नार मिडल ने एशियन ड्रामा एक पुस्तक लिखी जिसमें ये सब बोला और एशिया के विकासशील देशों के लिए बात करी, और इन्हीं के अनुसार, मतलब इन्हीं के मॉडल पर हमने एक पंचवर्षीय योजना चलाई थी, तो वो भी मैंने समझाया था। इसके अलावा लोक के अनुसार इसने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। इसके अनुसार जो ये 3 चीज़ें हैं वो मनुष्यों के प्राप्त 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। तो इसमें मैंने बताया क्वेश्चन कैसे आता है। तो तीनों को ध्यान रखना है, इनके अलावा चौथा होगा वो आंसर नहीं होगा, केवल 3 जीवन, स्वतंत्रता और कौन-सा तीसरा? संपत्ति, ये अधिकार थे। तो ये हमारी लास्ट क्लास थी। इसके अलावा अरस्तू के बारे में थोड़ा-सा हमने देख लिया था। भारतीय संविधान में राज्य को कैसे परिभाषित करता है वो देख लिया। कुछ बुक्स देख ली थी। ये बुक्स थी हमारी, जैसे पहली बुक मैकियावेली की द प्रिंस, जिसमें राजतंत्र के बारे में इसने बताया है। डिस्कोर्सेस ऑफ ऑन लिवी, इसमें क्या बताया था इसने? गणतंत्र के बारे में बताया था। द आर्ट ऑफ वार, इसमें युद्ध नीतियों के बारे में इसने बताया था। किसने? मैकियावेली ने। होब्स की एक पुस्तक है लेवियाथन, जिसको मतलब इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये राज्य से संबंधित बुक्स है, राज्य को समझने के लिए। प्लेटो की कौन सी थी? रिपब्लिक। पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तू की। डिफरेंस याद रखना है, वो रिपब्लिक है, ये अरस्तू की है पॉलिटिक्स। फादर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये अरस्तू की। द प्रिंसिपल ऑन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, बाध्यों का बाध्य, परिभाषा आएगी। परिभाषाएँ इनसे भी बनेंगी, ठीक है? इसलिए यहाँ पर बुक्स समझनी ज़रूरी है, ग्रीन की। तो जब भी ऑब्लिगेशन आएगा, बाध्यकारिता आएगी, बाध्य मतलब रुकावट आएगी जब भी, तो वो किसकी होगी? ग्रीन की। ग्रीन सिग्नल चलने को नहीं कह रहा, यहाँ पर रुकने को कह रहा है पॉलिटी में, ऐसे याद रखना। तो आज की परिभाषा में इसको ध्यान रखना है। मैकाइवर द मॉडर्न स्टेट और वेब ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? ये थी हिस्ट्री की फिलॉसफी, पॉलिटी है, तो ऐसा हीगल का आएगा, आज के क्लास में भी आएगा। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ये गार्नर। और एशियन ड्रामा ऑलरेडी आई टोल्ड कि ये किसकी है? गुन्नार मिल्डल की, ठीक है? तो ये हो जाती हैं, इन्हें ध्यान रखना। आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर मैंने रिवाइज़ करने में ले लिया, क्योंकि राज्य को समझ रहे हैं तो राज्य की अवधारणा को पहले ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से मैंने परिभाषाओं को संकलित किया है कि आप डिफरेंस बनाते हुए रखेंगे। ये सारी परिभाषाएँ एक ही थीम पर हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है कि अरस्तू क्या कह रहा है। तो ये प्लेटो, अरस्तू, हीगल और लुई फोर्टीन,
ठीक है? ये चारों जो शुरुआती 4 हैं, ये बिल्कुल एक पैटर्न की परिभाषा है, तो इनको एक ही पैटर्न पे याद रखना है, इनका डिफरेंस अभी बताऊँगा एक-एक करके मैं। देखो, ये प्लेटो क्या बोल रहा है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। जो व्यक्ति है, वही बड़ा रूप क्या है? राज्य है। ऐसा कौन बोल रहा है? प्लेटो बोल रहा है। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तू। ये तो पता होगा, सबसे पहली क्लास में मैंने बेसिक थीम में बता दिया था कि सुकरात है, सुकरात का शिष्य प्लेटो है, प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तू। अरस्तू का शिष्य कौन है? तो 2-3 शिष्य हैं, उनमें से एक सिकंदर भी है, तो वो हमने देख लिया था। तो यहाँ पर र व्यक्ति से शुरुआत कर रहा है कौन? प्लेटो, फिलोसोफर है, दार्शनिक है, और उसी का जो बड़ा रूप है वो राज्य है। लेकिन व्यक्ति राज्य से राज्य व्यक्ति से भी पहले की चीज़ है। अब देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बहुत सारी परिभाषाएँ, कथन निकल सकते हैं। जब राज्य व्यक्ति से पहले की चीज़ होगा, तो इसका मतलब जो सिद्धांत आएँगे, राजनीतिक सिद्धांतों में इन कथनों की ज़रूरत पड़ेगी, और सिद्धांतों से ये कथन निकलेंगे, तो दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज़ करने हैं आपको। अगर मैं ये बोलूँ कि राज्य व्यक्ति से पहले है, तो पहले का है, तो व्यक्ति ने तो राज्य को नहीं बनाया है, और जब व्यक्ति ने राज्य को नहीं बनाया, तो राज्य क्या हो गया? एक नेचुरल चीज़ होगी। भई अगर मैं कहूँ पेड़-पौधे इंसान से पहले की चीज़ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नेचुरल चीज़ होगी। पहाड़, नदियाँ, झरने इंसान से पहले के हैं, तो नेचुरल होगी क्योंकि इंसान ने नहीं बनाया। अगर मैं बोलूँगा इंसान के बाद के हैं, तो हाँ, हो सकता है इंसान ने बनाया हो। सीधी-सी बात है। तो जब इंसान से पहले के हैं, तो उसको इंसान ने नहीं बनाया। तो जो अरस्तू का थॉट्स आएँगे, सिद्धांत आएँगे, राजनीतिक सिद्धांत आएँगे, उनमें भी ये देखने को मिलेगा कि जो राज्य है, वो व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। ये तो एक नेचुरल चीज़ है, स्वाभाविक चीज़ है, और कैसी चीज़ है? ये प्राकृतिक चीज़ है, अपने आप डेवलपमेंट के साथ बनी हुई है। और इसी के तहत जब मैंने लास्ट क्लास की थी, कल राज्य की क्लास की थी, राज्य की अवधारणा वाली क्लास की थी लास्ट क्लास, तो उसमें आपको देखने मिला होगा यहाँ पर अरस्तू के अनुसार राज्य क्या है? प्राकृतिक है, स्वाभाविक है और नैतिक संस्था है। और इसका विकास क्या हो, मतलब इस विकास का परिणाम है, डेवलपमेंट का परिणाम है। इसका मतलब इंसान ने तो बनाया ही नहीं है। तो इनको एक दूसरे से सिंक्र करना है आपको, ठीक है? तो ये हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे? तो व्यक्ति का ही बड़ा रूप कौन है? राज्य है, वो प्लेटो ने कहा है। और व्यक्ति से भी पहले की चीज़ है ये तो ये किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। हीगल क्या बोल रहे हैं? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर ईश्वर का अवतरण है। इसको, इस कथन को ध्यान रखना, ये कम से कम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 6-7 बार एग्ज़ाम्स में आई हुई चीज़ है। 7-8 बार मतलब ज़्यादा ही, और बल्कि बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट कॉमन चीज़ है हीगल की। हीगल बोलते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। भगवान जो पृथ्वी पर उतर के आया है, वो ही राज्य है, बाकी कुछ नहीं है। ईश्वर का अवतार है, ईश्वर के रूप में है। ईश्वर ही राज्य है, ऐसा। अब जब ईश्वर ही राज्य है, तो कौन-सा हो गया? ये आदर्शवादिता दिखा रहा है, सीधी-सी बात है। और लास्ट क्लास में इसी के तहत हमने ये देखा था कि यहाँ पर अ, एक आदर्शवादी था, ये रहा हीगल। तो हीगल कौन हो गया? आदर्शवादी है। ये राज्य को नैतिक संस्था मान रहा है और मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी मान रहा है। राज्य को क्या मान रहा है? साधन मान रहा है। मतलब साध्य मान रहा है। र भगवान है, भगवान ही सब कुछ है। वहीं पर हमें पहुँचना है, भगवान की साधना में लीन होना है। तो वो क्या हो गया? इस तरह के विचार हैं हीगल के। तो देखो, एक-दूसरे से थोड़ा-सा जोड़ के चलना है आप लोगों को। तो फिलहाल मैंने डिफरेंस बताया, व्यक्ति राज्य है, व्यक्ति का वृहद रूप राज्य है, व्यक्ति से पहले की चीज़ राज्य है। अरस्तू बोल रहे हैं, हीगल बोल रहा है भगवान का रूप ही राज्य है पृथ्वी पर, और ये कुछ भी राज्य नहीं है, मैं खुद राज्य हूँ, ऐसा कौन बोल रहा है? लुई 14वाँ। अब इसको ध्यान रखना क्यों बोल रहा है? ये तो राजा है ना। टाइम पे जाते हैं, बहुत पुराने टाइम पे, और नाम सुना होगा आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में, या फिर इसमें पॉलिटी में भी देखोगे आप कि एक अवधारणा है कि पोप क्या बनने लगे, उनका अधिकार होने लगा। धीरे-धीरे जो राजा था उसी का अधिकार, मतलब वही सर्वशक्ति होने लगा। जब शक्ति के रूप में उसको दिखाया गया, तो ये लुई 14वाँ जो राजा है, वो बोल रहा है क्या? राजा के रूप में बोल रहा है खुद को कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही राज्य हूँ, मुझे ही सब कुछ माने, राजा के रूप में जो मैं दिख रहा हूँ आपको, वही सब कुछ। तो इसने ये बोल दिया। अब जब ये राजा के रूप में बोलेगा, तो यही बोलेगा कि भैया मैं ही राजा हूँ। ऐसा तो बोलेगा नहीं कि आप राजा हो, जनता राजा है, मैं राजा हूँ, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। तो ध्यान रखना है, मैं राजा हूँ, लुई 14वाँ। भगवान का अवतरण है, हीगल। एक इंसान का बड़ा रूप है, प्लेटो।
और अरस्तु कि राज्य व्यक्ति से भी पहले की एक राजनीति वो प्राकृतिक संस्था। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना है चारों का। अब आगे चलते हैं, ये अरस्तु की दो चीजें और देखते हैं, यहीं से ही निकल के आएंगी ये। राज्य एक परिवार का विस्तार है। ठीक है, मतलब नेचुरल है, जो व्यक्ति से पहले का है, लेकिन वो डेवलपमेंट के रूप में सामने आया है। और डेवलपमेंट उसका किस तरीके से हुआ है, तो लास्ट क्लास में मैंने एक उदाहरण दिया था, कौन सा, परिवार का। और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, परिवार है एक, मतलब कुछ लोग हैं, 5-10 लोग हैं, वो किसी जगह पर रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं, उनका एक मुखिया है, और वो प्रभुत्व संपन्न है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है, अपने आप में संपन्न है। तो इसका मतलब वो परिवार है। उसी का जो बड़ा रूप है वो कौन है, राज्य। तो कौन बोल रहा है, अरस्तु बोल रहा है। ठीक है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो वही परिवार और गांवों का एक बड़ा रूप क्या है, राज्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और साथ में प्लेटो की भी ये देख लेते हैं। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ये प्लेटो की एक स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि राज्य चट्टानों से या ओक से उत्पन्न नहीं होता। ये जो दिख रहा है ये सब राज्य नहीं है, उसका व्यक्तित्व। और ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये तो भैया किसकी बात करेंगे, आदर्शवादिता की बात करेंगे। ठीक है, दार्शनिक है, फिलोसफर है, फिलोसफी वाली बात करेंगे। तो राज्य किससे होता है, व्यक्तियों के चरित्र से होता है। व्यक्तियों का चरित्र जब अच्छा होगा तो वो राज्य का निर्माण करेगा। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं, प्लेटो। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है, बाकी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही हम अलग अलग करके सभी का कॉन्सेप्ट देख लें। ठीक है, तो हीगल क्या बोल रहे हैं, हीगल का हमने अभी देखा कि जब कंपेयर करते हुए चार परिभाषाएं देखी, चार स्टेटमेंट देखे, तो हमने देखा कि ईश्वर का अवतरण ही क्या है, राज्य है। ईश्वर ही क्या है, राज्य है। राज्य एक ऐसा संसार है जिसमें आत्मा जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, आत्मा खुद के लिए बना रही है। ऐसा स्टेटमेंट भी किसने दिया है, हीगल ने दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में बार बार बोल रहा हूँ, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण ही राज्य है। कौन है वो, हीगल बोल रहा है। और ये स्टेटमेंट दूसरा कि आत्मा अपने लिए बनाती है उसको, तो वो हीगल। हीगल, मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। तो ऐसी बात कौन करेगा, ऐसी बात आदर्शवादी करेगा कि राज्य के लिए जियो, राज्य के लिए मर जाओ, राज्य सब कुछ, राज्य में आत्मा निवास करती है, राज्य भगवान है। तो कौन है, हीगल। तो थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हम फंस जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, राज्य एक ऐसी संसार है कि जिसमें आत्मा, जिसे आत्मा खुद के लिए बनाती है, ईश्वर खुद के लिए बनाता है। ठीक है, मनुष्य का सारा मूल्य, महत्व, उसकी समूची संपत्ति, आध्यात्मिक सत्ता, सब कुछ जो भी कुछ है वो केवल राज्य में ही संभव है। वो क्या है, हीगल बोल रहे हैं। अब देखो गार्डनर जो है, गार्डनर को समझ लेना। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा, ये परिभाषा भी बिल्कुल वैसे ही हीगल की ईश्वर अवतरण वाली परिभाषा की तरह, ये भी कम से कम 8-10 बार आई हुई है एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं छोड़ना, गलती से भी नहीं छोड़ना। दोनों का डिफरेंस याद रखना क्या है। तो गार्नर क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत क्या है, राज्य है। अलग अलग, अलग अलग शब्दों में पिरोई जा सकती है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य है। राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य पर है और अंत भी राज्य पर होता है। राजनीति विज्ञान की शुरुआत भी राज्य से होती है और उसका अंत भी राज्य पर हो जाता है। राजनीति विज्ञान का जीवन भी राज्य के लिए और मरण भी राज्य के लिए होता है। ठीक है, किसी भी रूप में आ जाए, राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत राज्य से होता है, मतलब राज्य के लिए ही है सब कुछ। पूरा राजनीति विज्ञान ही किसके लिए है, राज्य के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है, गार्डनर बोल रहा है। ध्यान रखना इस चीज को। राज्य ने ही ईश्वर की संरचना है, राज्य ईश्वर की संरचना नहीं है। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, डिफरेंस याद रखना हीगल और गार्डनर में। जब सिद्धांत देखेंगे तो वहाँ उसमें डिफरेंस बताऊंगा मैं, कि जो विकासवादी सिद्धांत है वो क्या बोलता है, या जो देवीय सिद्धांत है वो क्या बोलता है। एक बोलता है कि देवीय उत्पत्ति है, एक बोलता है नहीं डेवलपमेंट हुआ है, एक बोलता है सामाजिक समझौता हुआ उसके तहत राज्य बन गया, एक बोलता है कि एक पावर, एक एम्पावर शक्ति है, मतलब एक पूंजीवादी हैं वो कुछ गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उसके तहत हो गया। बहुत सारी अवधारणाएं हैं। तो फिलहाल दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये ईश्वर है और ये ईश्वर की संरचना नहीं है। न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है।
तथा न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। एक ऐतिहासिक संस्था किससे? क्रमिक विकास से, एक सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट से बनी हुई एक संस्था है। कौन सी? ऐतिहासिक संस्था। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस में इस बात को बोल रहा है गार्नर। हीगल अपनी बात जो बोल रहा है वो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में बोल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये राज्य की परिभाषा के तहत गार्नर हीगल में डिफरेंस याद रखना। ईश्वर का अवतरण, ये क्या है? राज्य का शुरू और अंत सब कुछ राज्य पे है। मतलब राजनीति विज्ञान का अंत शुरू राज्य पर है। राज्य ना तो ईश्वर से शुरू, मतलब सबकी परिभाषाओं को ही नकार दे रहा है ये। इसकी परिभाषा खत्म, ईश्वर का अवतरण नहीं है। न श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, प्लेटो जो बात कर रहा है। न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, होब्स जो कह रहा है। होब्स की बात भी खत्म। न ही परिवार का विस्तार है, जो अरस्तू कह रहा है। मतलब सबकी बातों को खत्म कर दिया और अपनी बात आगे रखी कि राज्य हो गया है, राज्य एक क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है जिसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्रमिक विकास होता है। तो ध्यान रखना, सबकी बातों को नकार के और अपनी बात को बोल रहा है कारण। एच ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मैंने बताया था ये ग्रीन है लेकिन ये रुकावट लाएगा। ग्रीन, ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, रेड सिग्नल देगा। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं में बाधा पहुंचाना है। अब ध्यान रखना, ये देखने में रुकावट है लेकिन एक्चुअल में टेक्निकली ये ग्रीन सिग्नल ही है। अब मैं रुकावट पहले इसलिए बोला जिससे आप शब्द पे फोकस करें, बाधा बाधा बाधा। लेकिन अगर मैं कहूँ उल्टे का उल्टा क्या होता है, तो सीधा हो जाएगा ना। ठीक है, ये एरो उल्टा है, अब मैं इस उल्टे एरो को उल्टा कर दूं तो अब क्या हो गया? ये सीधा हो गया। तो इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही राज्य का कार्य अच्छे जीवन की जो बाधाएं हैं, अच्छे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को ही रोक देना, उन रुकावटों में मार्ग में बाधा ले आना, क्या है? ये क्या है? राज्य है। तो राज्य का काम है, तो राज्य का कार्य है अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा लाना। तो ये क्या था? जो रेड सिग्नल है उस रेड सिग्नल को रेड दिखाकर क्या कर दिया इसने? ग्रीन कर दिया। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये राज्य की। का कार्य अच्छे जीवन की जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं रुकावटों को खत्म करके उन बाधाओं को खत्म करना ही राज्य का काम है। ग्रीन और क्या बोलते हैं? शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा है। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। अलग अलग रूप में आ जाता है ये, इसको भी ध्यान रखना है। मतलब शब्द अलग अलग हो सकते हैं, उसका थीम याद रखनी है कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। शक्ति नहीं बल्कि संकल्प, संकल्प राज्य का आधार है। संकल्प राज्य का आधार है, शक्ति नहीं। सदिच्छा राज्य का आधार है जबकि शक्ति नहीं। कुछ भी करके आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। शक्ति राज्य का आधार नहीं है, तो राज्य का आधार क्या है? सदिच्छा, स्वेच्छा, हमारी इच्छा और हमारा संकल्प, हमारा प्रण ही क्या है? राज्य का आधार है। तो राज्य का आधार क्या है? राज्य का आधार है संकल्प, स्वेच्छा, सदिच्छा, हमारी इच्छा, हमारा प्रण, हमारी अंतर्मन की शक्ति, जबकि शक्ति नहीं है, बाहर की शक्ति नहीं है। तो ये कौन बोल रहा है? ग्रीन। तो शक्ति मत दिखाओ, बाधा मत लाओ, क्या करना है? उसको अच्छे से अपने संकल्प लेकर ग्रीन सिग्नल की तरफ जाना है। तो ध्यान रखना है ग्रीन की परिभाषा। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। मतलब क्या बोल रहे हैं? होप्स राज्य को सर्वोपरि करते हुए क्या बोलेंगे? अराजकता से अच्छा राज्य है। और कैसा? उत्कृष्ट अराजकता से भी अच्छा। निकृष्ट राज्य है, अगर बेकार राज्य है तो वो भी, अगर अराजकता, अराजकता पता होगा मतलब जो अराजक तत्व होते हैं जो राज्य से अपोजिट, मतलब ऐसे मान लो फिलहाल के टर्म्स में असंवैधानिक तत्व, ठीक है, जो नियमों के उल्टे चलते हैं, तो उन उन सब अच्छे चीजों से भी अच्छा एक बेकार राज्य हो सकता है। ठीक है, मतलब जो उतना नहीं हो। तो ध्यान रखना इसको, ये होप्स की कथन।
तो ये खत्म हो गए। अब आगे देखते हैं मैकाइवर को ध्यान रखना, 4 तरीके से 4 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य क्या है? विधि का शिशु है और जनक भी यही है। मतलब जो कानून है, कानून का बच्चा भी राज्य है। मैकाइवर का ध्यान रखना, मैकाइवर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा होती है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी चीजों को व्याख्या इस तरीके से किया है, जैसे कि अभी इस परिभाषा को ही देखें, बाकी अगली को देखेंगे। राज्य कानून का क्या है? बच्चा है। मतलब क्या? राज्य का जन्म भी कानून से हो रहा है। अब अगर सोचो, हमारे यहाँ पे सरकार मतलब ऐसा मान लेते हैं, कार्यपालिका विधायिका कुछ भी ना हो तो राज्य कैसे बनेगा? तो राज्य का शिशु, राज्य विधि का जनक, कानून का, विधि मतलब कानून, कानून का बच्चा राज्य है, और कानून का पिता भी राज्य ही है। रा- का- विधि का शिशु तथा जनक, जनक मतलब पिता, दोनों ही क्या है? राज्य है। जो विधि बन जाएगी वो भी किस लिए बनेगी? जो कानून बनेगा वो भी किस लिए बनेगा? वो भी राज्य के लिए बनेगा। राज्य अगर बना हुआ होगा, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, हम सब प्रभु होते हैं उसके बाद में, तो हम कानून का निर्माण करते हैं। तो कानून का निर्माण किस लिए कर रहे हैं? राज्य के लिए। और राज्य के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जा रहा है। तो शिशु और जनक दोनों ही क्या है? ये मैकाइवर बोल, ये राज्य है। मैकाइवर क्या बोल रहा है? रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये जन्म संबंधी बातें कर रहा है मैकाइवर। रक्त संबंध समाज का, ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्त संबंध और समाज की तुलना राज्य से। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है। कैसे करता है? अभी परिवार देख लो। एक दादा के बेटे पोते होते चले गए, पर पोते, वो क्या करेगा? समाज बनाएगा। और वो समाज जो होगा आगे चलकर क्या कहेगा? राज्य को बना दे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है मैकाइवर? केवल इसी में बल प्रयोग की शक्ति है। बल प्रयोग की शक्ति सारी किसको दे रहा है? ये राज्य को दे रहा है। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मूलतः निगम के समान। जैसे निगम होता है एक, बिल्कुल वैसे ही हमारा राज्य होता है विस्तृत रूप पे। ठीक है, तो नगर निगम का तो पता ही होगा आपको, फिलहाल उसी की तरह ये विस्तृत रूप पे। तो राज्य शिशु, राज्य कानून का, विधि का जनक, और क्या शिशु दोनों है। रक्त संबंध से समाज बनता है, समाज से क्या बनता है आगे चल के लंबे टाइम में? क्या बन जाता है? पहले परिवार, फिर वो परिवार बड़ा हुआ, उसमें विच्छेद हुआ, वो परिवार अलग अलग हो गए। ऐसे करके परिवार बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, गांव बने, गांव से तहसीलें बनी, जिले बने, जनपद बने, महाजनपद बने, राज्य बने, और देश राज्य बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? आगे चल के वो राज्य को जन्म दे देगा। केवल इसमें बल प्रयोग की शक्ति होती है, और ये मूलतः निगम के समान है। तो मैं कई बार लॉस की, राज्य सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या एक सार्वजनिक सेवा निगम है। सार्वजनिक सेवा निगम है, इसको भी ध्यान रखना है। ये निगम है और ये सार्वजनिक सेवा निगम है। अब राज्य को सेवा के लिए कौन बोल रहा है? राज्य को एक सेवाकारी संस्था कौन बोल रहा है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन? लॉस्की। राज्य एक सेवाकारी संस्था है, वो कौन बोलेगा? लॉस्की। ध्यान रखना इसको। लॉस्की ने एक बुक लिखी है जो हमने देख ली, एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। एक पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस। डिफरेंस याद रखना, वो थोड़ा सा पहले था, राज्य की पहली क्लास में हमने की थी, थोड़ी देर पहले दिखाई थी। यह है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य सर्वोच्चता ही उसकी प्रमुख विशेषता है। राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उनके आदेशों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो ऐसा कौन बोल रहा है? तो ये लोस्की बोल रहा है। स्टेटमेंट ध्यान रखना थोड़ा सा। तो लोस्की सार्वजनिक सेवा निगम है, सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था है। सेवा निगम है, निगम है। मैकाइवर लॉस्की, दोनों का ध्यान रखना है, दोनों का डिफरेंस ध्यान। ठीक है, आगे देखते हैं। वेबर, मैक्स वेबर। जो सबसे सटीक परिभाषा है वो मैक्स वेबर की मानी जाती है, ये वाली परिभाषा, इसको ध्यान रखना है। मैक्स वेबर की परिभाषा सबसे सटीक क्यों है? इसमें जो राज्य के 4 निर्माणकारी तत्व हैं, वो चारों तत्व आ जाते हैं। कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? तो राज्य मानव समुदाय, ऐसा मानव समुदाय है, जनसंख्या होगी, मानव समुदाय का मतलब जनसंख्या। राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग, एक निश्चित भूभाग, दूसरा तत्व आ गया कि भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग, विधि सम्मत प्रयोग, भौतिक बल, ये क्या हो जाता है? सरकार। तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार,
और क्या एकाधिकार क्या होता है? संपन्नता, उसका खुद का अधिकार है संपन्नता। तो चारों तत्व किसकी परिभाषा में आते हैं? क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्स वेबर की परिभाषा में। ठीक है, सबसे सटीक परिभाषा चारों तत्वों को लेकर मैक्स वेबर की परिभाषा। और परिभाषा क्या है कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है, राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है, खुद से परिभाषा निकल जाएगी, ध्यान रख लेना, जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का मतलब खुद के अधिकार का दावा करता है। एकाधिकार मतलब खुद में प्रभुत्व संपन्न है। शब्दों का अर्थ बता दिया मैंने किस रूप में जा रहा है। तो उससे ये चारों तत्व जिसमें हो वो मैक्स वेबर की परिभाषा है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे है जॉन सीले, डिग्वी और हॉल और विलोबी। ये क्या बोल रहे हैं? निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मान रहे। किसको? निश्चित भूभाग को। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि चार हमारे तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, और तो उसमें मैंने ये भी बताया था निश्चित भूभाग को तत्व नहीं माना है, तो कौन सा रह जाता है? जनसंख्या, सरकार, और तीसरा कौन सा है? प्रभुत्व संपन्नता। ठीक है, ये तीनों तत्व बिल्कुल अनिवार्य हैं, सभी लोग मानते हैं। जो दूसरा तत्व है कौन सा? निश्चित भूभाग। इसको टीले, टिगवी, पॉल विलोबी जैसे विद्वान या विचारक इसको बहुत अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, वो ये सिद्धांतों में देखेंगे। तो फिलहाल ये नाम याद रखें। इनमें जो मुख्य है, सबसे मुख्य है, ये किसका कथन है? अगर ऐसा आ जाता है तो हम कथन किसका लगाएंगे? जॉन सीले। इसको सबसे पहले लिखा है इसलिए मैंने। जॉन सीले का कथन, निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसा सीले। बाकी चारों का नाम ध्यान रख लेना, ऑप्शन में जो मिल जाए पहले नंबर पे प्रायोरिटी हमारी जॉन सीले, बाकी ये भी ऐसा मानते हैं। ठीक है, ये हो गया मैक्स वेबर की परिभाषा होगी इंपॉर्टेंट, जॉन सीले, और ये हो गए। आशीर्वाद हम क्या बोलते हैं? समाज ईंट और राज्य सीमेंट है। ठीक है, परिभाषा मतलब क्या बना दी? इनको घर बनाना है तो समाज ईंट है, और क्या है? राज्य सीमेंट है। कैसे? जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर एक दूसरे को ऊपर रख के और मिला के दीवार खड़ी करके हम घर बनाते हैं, वो हमारा समाज होता है, जिसमें हम एक दूसरे इकाइयों को, परिवारों को, उनके सदस्यों को जोड़ते हैं, जनसंख्या को जोड़ते हैं। लेकिन उनको जोड़ने के लिए जो अनिवार्य तत्व है वो क्या है? राज्य के रूप में सीमेंट। भाई ईंट को एक दूसरे से जोड़ के कौन रखेगा? सीमेंट जोड़ेगा। तो वैसे ही समाज को बनाए रखने के लिए, एक घर बनाए रखने के लिए कौन जरूरी है? राज्य सीमेंट की तरह है जो इसको चिपका के रखेगा। और ये परिभाषा किसकी है? आशीर्वादम। ठीक है, तो आशीर्वादम की परिभाषा समाज ईंट और राज्य सीमेंट की तरह है। मैकियावेली की हमने कर लिया वैसे, लेकिन एक ये स्टेटमेंट है मैकियावेली का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना स्टेटमेंट। मैकियावेली ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति का पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो 2-4 दिन में, 10-5 दिन में, महीने भर में उसको धीरे-धीरे करके भूल जाता है और अपने काम में लग जाता है, ठीक है? लेकिन यदि उसको संपत्ति की हानि हो गई, आप मतलब आपको तो नहीं कह रहा मैं, प्रैक्टिकली देख लेना, अगर किसी के ₹10 भी गिर जाएँ, तो वो उनको नहीं भूलता, उसको याद रहेंगे यार मेरे ₹50 खो गए, ₹100 खो गए, मेरे पिछले साल ₹1000 पता नहीं कहाँ खो गए, उसके दिमाग में हमेशा रहेगा। बंदर उठा के भग गया, आपको हमेशा याद रहेगा, हाँ, मेरे पैसे खो गए थे, मेरे पैसे चुरा लिए उस बस में, वो हमेशा याद रहेगा। थोड़े से पैसे, लेकिन अगर बहुत और भी ज़्यादा संपत्ति हो तो वो तो कभी भूल ही नहीं सकता। एक बार को पिता की मौत को धीरे-धीरे भूलकर हम क्या कर लेते हैं, सामान्य जीवन में जिया जा सकता है। तो यही मैकियावेली बोलता है कि अपने पिता की मृत्यु को इंसान भूल सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को वो कभी नहीं भूलता। संपत्ति की हानि नहीं भूलता। इसलिए ये समझाते हुए कहता है लोगों को, राजनीति विचारक के रूप में, कि राजा को कभी भी, मतलब राजा को समझाते हुए कि राजा को कभी भी उसकी जनता की, उसके नागरिक की संपत्ति का हनन या उस पर अधिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कालांतर में आगे आने वाले टाइम में राजा के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, क्योंकि इंसान अपनी संपत्ति की हानि कभी नहीं भूलता। ये कौन बोल रहा है? मैकियावेली बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेबाइन, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अरस्तु और प्लेटो को जोड़कर अरस्तु को पहले नंबर पर और प्लेटो को दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जो दर्शाने वाला है वो कौन है? सेबाइन। सेबाइन, ठीक है, ध्यान रखना है। लॉसवेल क्या बोल रहे हैं? एक राज्य एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह है।
संप्रभुता की संप्रभुता का परंपरागत स्वरूप स्वीकार इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जो परंपरागत स्वरूप है किसका, संप्रभुता का, वो स्वीकार नहीं किया, आधुनिक रूप में लिया है। तो राज्य एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह है, संप्रभु है अपने आप में, और भू क्षेत्रीय समूह है, किसी एक क्षेत्र विशेष का समूह है, लॉस वेलस। तो ये कुछ परिभाषाओं को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कथन या स्टेटमेंट या परिभाषा है। और लगभग आगे चलते हैं हमारे, तो ये आ जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो पहली वाली होगी, और इनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट आ जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो स्टेटमेंट के रूप में राज्य के 3 काम हैं: कानून व्यवस्था बनाना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, और आर्थिक व्यवस्था लागू करना। ऐसा कौन बोल रहे हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। तो स्पेंसर क्या बोल रहे हैं कि राज्य के 3 काम हैं, वो कानून बना दे, कानून व्यवस्था लागू कर दे, बाह्य आक्रमण से जनता की सुरक्षा कर ले, और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखे। तो मतलब राज्य बना रहेगा। हर्बर्ट स्पेंसर बोल रहे हैं। पार्कर क्या बोल रहे हैं? आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, कि जो आधुनिक टाइम है, आधुनिक राज्य है, उनमें जो स्थिति समूह है वो राज्य का वर्सेज होता जा रहा है। ठीक है, इसको हम बारकर बर्ग कुछ जो राजनीतिक विचारक हैं, जब उनकी अवधारणा आएंगी उसमें और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है थोड़ा सा, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। ठीक है, जो स्थिति समूह है वो राज्यों का आपस में वर्सेज, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। विल्सन क्या बोल रहे हैं? राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। मतलब ये साधारण परिभाषाएं हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा बनाया हुआ है, कानून की स्थापना के लिए है, और एक संगठित समूह है। स्थिति समूह, संगठित समूह क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे कि पार्टियां होती हैं, वैसे ही ये है, आगे चल के हम समझ लेंगे। ब्लंटली क्या बोल रहे हैं? राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। लगभग लगभग सेम सी बात है इसकी, इन दोनों की, तो ध्यान रख लेना। और जेलिनेक क्या बोल रहे हैं? एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का साधन है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बोल रहे हैं कि जो एक आधुनिक राज्य है वो संविधान के बिना अगर है तो वो क्या है? वो राज्य नहीं है, फिर वो राज्य अराजकता का साधन है। हाँ, अराजकता होगी अगर संविधान नहीं है, ऐसा कौन बोल रहे हैं? जेलिनेक। तो ये इनकी परिभाषाओं को भी थोड़ा बहुत मतलब ध्यान रख लेना, इनके स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट हो गए, बाकी ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई सा भी। ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, और ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो क्लास कंप्लीट होगी, लेकिन अभी रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर इसका एक बार रिवीजन, एक पूरा ओवरऑल लेते हैं। उससे पहले मैं ये कहूँगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जोड़ के रखना, शेयर वेयर तो आप जैसे भी करोगे करोगे, बाकी को भी बता के रखना, और साथ में जुड़े रहना, बाकी को भी जोड़ लेना। फिलहाल एक बार देख लो प्लेटो क्या बोल रहा है। यहाँ मैं 4 डिफरेंस बताए, उन डिफरेंस को याद रखना। मैं राज्य हूँ, व्यक्ति का बड़ा रूप राज्य है, व्यक्ति से पहले का राज्य तो, और ईश्वर का रूप पृथ्वी पर राज्य है। ठीक है, चारों का डिफरेंस किसने क्या बोला? परिवार का विस्तार है, गांवों का विस्तार है, परिवारों का विस्तार है, अरस्तु बोल रहे हैं। ठीक है, विकास से बनता है ये सब। हीगल, संसार में ऐसा है कि आत्मा अपने लिए बनाती है, महत्व सारा मनुष्य के लिए सारा काम करने वाला राज्य में ही है। गार्डनर क्या? अंत और प्रारंभ किस पे हो रहा है? राज्य पे हो रहा है। ये क्या है? किसी की कहानी को नहीं मान रहा, ये अपना बोल रहे हैं। क्रमिक विकास ऐतिहासिक संस्था है। ग्रीन के लिए मैंने बताया था, बाधाओं में बाधा डालना, मतलब उसको ग्रीन कर लेना। ग्रीन शक्ति नहीं, सदिच्छा है। होप्स उत्कृष्ट अराजकता से ज्यादा सही, निकृष्ट राज्य है। राज्य शिशु और जनक दोनों है। तो इसका मैकाइवर की 4 परिभाषा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। निगम, बल प्रयोग की शक्ति, और कालांतर में समाज ही राज्य को जन्म देता है, और शिशु और जनक दोनों है। मैकाइवर ये बोल रहे हैं। लॉस्की सार्वजनिक सेवा निगम है। ठीक, लॉस्की की बुक को ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, इसमें राज्य के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद मैक्स वेबर की सबसे सटीक परिभाषा, जिसमें चारों तत्व आ जाते हैं: मानव समुदाय, निर्दिष्ट भूभाग, बल प्रयोग, सॉरी भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग, और एकाधिकार का दावा। जॉन डिग्वी, सीले, सॉरी, हाँ, डिग्वी, सीले, हॉल और विलोबी, ये सब क्या बोल रहे हैं? निश्चित भूभाग बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। आशीर्वेदम, ईंट और सीमेंट,
ठीक है, मैकियावेली पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि नहीं भूलता। सेवाइन क्या कर रहे हैं, प्लेटो और अरस्तू में एक थोड़ा सा संबंध बता दिखा रहे हैं। लॉसवेल का हमने देख लिया, क्षेत्रीय समूह। हर्बर्ट स्पेंसर, कानून व्यवस्था बनाना, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना और ये आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना। स्पेंसर। पार्कर, जो हमारे समूह हैं उनसे राज्यों की बनाम स्थिति को दे रहे हैं। विल्सन ब्लंटली लगभग लगभग सेम सेम है। और जेलिनेक क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक राज्य संविधान के बिना अराजक तत्व का मतलब अराजकता ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब कर लिया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट वगैरह करना, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है। अगली क्लास में हम राज्य के सिद्धांतों को करेंगे। साथ में जुड़े रहना क्योंकि सारी क्लासें ऐसे ही लॉजिकल हम करते हुए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।